प्रणाम। नमो नमो। नमो प्रणाम अरिहंता। गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। नमो नमो नमः। प्रणाम पंडित जी। अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो उवज्झायाणम। नमो लोई सव्वसाहुणम। ईसो पंजनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं प्रथमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। जिपाद हरिभद्र श्री महाराजा विचित यह लघु संग्रहणी ग्रंथ, इनको जम्बूद्वीप संग्रहणी भी कह सकते हैं। यह लघु संग्रहणी नामक ग्रंथ में पूज्यपाद हरिभद्र सूरी महाराजा ने त्रिश गाथा में जम्बूद्वीप के विषय पर 10 द्वार बताए हैं, जिसमें पहला द्वार था खंड, अर्थात ये जम्बूद्वीप उत्तर से दक्षिण तक जाते हैं तब कितने खंड है, तो 190 खंड, जिसमें भरत क्षेत्र का एक खंड, फिर लघु हिमवंत के 2 खंड, फिर हिमवंत क्षेत्र के 4 खंड, फिर महाहिमवंत पर्वत के 8 खंड, फिर हरिवश क्षेत्र के 16 खंड, फिर निषेध पर्वत के 32 खंड और महाविदेश क्षेत्र के 64 खंड। उसके बाद में नीलवंत पर्वत है, नीलवंत पर्वत के 32 खंड, रम्य क्षेत्र के 16 खंड, रुक्मी पर्वत के 8 खंड, हिरण्यवन क्षेत्र के 4 खंड, शिखरी पर्वत के 2 खंड और ऐरावत पर्वत का ऐरावत क्षेत्र का 1 खंड। इस तरह 13 विभाग मिलकर 1 लाख योजन और 190 खंड होते हैं। फिर दूसरे द्वार में बताया कि जम्बूद्वीप जो है उस जम्बूद्वीप का योजन से माप, तो जम्बूद्वीप का योजन से जो माप बताया वो 5 प्रकार का माप बताया। एक, उसकी लंबाई 1 लाख योजन, 2 उसकी चौड़ाई 1 लाख योजन, 3 उनकी ऊंचाई 1 लाख योजन, 4 उसका सर्कल अर्थात परिधि 3,16,227 योजन के ऊपर 3 गांव 128 धनुष 13 अंगुल से कुछ अधिक अर्थात 13.5 अंगुल 5 अवयव और 1 युका। उसका क्षेत्रफल मतलब पूरा क्षेत्र गणित पद तो वो 790 करोड़ अर्थात 7 अबज 90 करोड़ 56,94,150 योजन। ऊपर 1 गांव 1515 धनुष और 60 अंगुल यानी 2.5 हाथ। अब तीसरे द्वार में ऐसे जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र है और कितने पर्वत है उनकी विचारणा बताते हैं कि यह जम्बूद्वीप में ऐसे 190 खंड वाले और 1 लाख योजन की लंबाई चौड़ाई वाले क्षेत्र में जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र है। वर्ष क्षेत्र वासक क्षेत्र 7 है और पर्वत 269 है। भरहाई सत्तवासा, इतनी गाथा में तीसरा द्वार आया, मतलब एक गाथा का आधा भाग में तीसरा द्वार बताया भरहाई सत्तवासा। भरत आदि 7 वासक क्षेत्र है एवं
269 पर्वत कौन से? वियड्ढ चौ चौर 3 हरे 16 वखारगिरी 2 चित्त विचित्त 2 झमगा 200 कणय गिरिणम 4 गए दंताय तह सुमेरुय 6 वासहरा पिंडे 69 सयादुन्नी। तो कुल जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र है, वर्षधर क्षेत्र, भरत आदि 7 क्षेत्र है जो मनुष्य के रहने के योग्य, मनुष्य के रहने के स्थान है। तीन लोक है, उध्व, अधो और मध्य। उध्व, अधो और तिरछा। यह मध्य लोक जो है वो मध्य लोक असंख्य द्वीप समुद्र का है। इस मध्य लोक में बराबर मध्य में अर्थात बराबर सेंटर में, मध्य लोक के बराबर सेंटर में, यह केंद्र स्थान में यह जम्बूद्वीप नाम का द्वीप आया हुआ है। मध्य लोक के मध्य में अर्थात मध्य लोक के केंद्र में आए हुए 1 लाख योजन लंबाई चौड़ाई वाले जम्बूद्वीप में मनुष्य के रहने योग्य क्षेत्र 7 है। उस जम्बूद्वीप के 13 विभाग हो जाते हैं, जिसमें से 6 पर्वत है और बीच वाली जो समतल भूमि है उसे 7 क्षेत्र कहा जाता है, उसे ही वास क्षेत्र कहा जाता है। उस वास क्षेत्र कौन से 7 है? तो भरत, हिमवंत, हरिवर्ष, महाविदेह, रम्यक, हिरण्यवंत और ऐरावत। ये पूरा 1 लाख योजन का जो जम्बूद्वीप है उसमें 6 पर्वत है। वो जम्बूद्वीप के पूर्व से पश्चिम लेकर दोनों किनारे तक है। इसके कारण क्षेत्र के जम्बूद्वीप के 7 विभाग हो जाते हैं। तो भरत, हिमवंत, हरिवर्ष, महाविदेह, रम्यक, हिरण्यवंत और ऐरावत, ऐसे 7 प्रकार के क्षेत्र है। यह 7 क्षेत्र की बात करें तो भरत और ऐरावत दोनों क्षेत्र एक ऐसी आकृति वाले हैं दूज के चांद की तरह, क्योंकि इतना भरत है मतलब ये ऐसी आकृति वाला है, दूज की चांद की तरह, या तो पूरी गोल जो रोटी है उसकी किनारे की तरह। और सेम ऐरावत भी ऐसी ही आकृति वाला है। ये ऐरावत क्षेत्र है। भरत और ऐरावत क्षेत्र दोनों समान क्षेत्र है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई सब समान है। अब भरत क्षेत्र की लंबाई कितनी है? तो 14,471 योजन के ऊपर 5 कला, ये भरत क्षेत्र की लंबाई है। ये यहां से लेकर यहां तक ये लंबाई है। फिर धीरे धीरे लंबाई कम होती जाती है, क्योंकि भरत गोल है ना जम्बूद्वीप, इसलिए दोनों तरफ से।
ये भरत क्षेत्र की लंबाई है, मतलब सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो बताई है। ये पूर्व से पश्चिम या तो पश्चिम से पूर्व जो है वो कितनी है? 14,471 योजन के ऊपर 5 कला। उसकी चौड़ाई कितनी है? तो यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी, बराबर बीच में सबसे जो ज्यादा चौड़ाई है वो कितनी है? 526 योजन और 6 कला। मतलब कि जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र जो है, 13 विभाग जो है, दोनों किनारे पर जो 2 क्षेत्र है, एक का नाम है भरत और दूसरे का नाम है ऐरावत, जिनकी लंबाई इतनी है, जिनकी चौड़ाई इतनी है, और वो कितने खंड का? एक खंड का कहलाता है, अर्थात एक खंड प्रमाण है। और इनकी आकृति दूज की चांद की तरह अथवा तो रोटी की कोर की तरह, या तो ये भी बोल सकते हैं कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाई है इस तरह, क्योंकि इसको यदि ऐसे देखेंगे पूरा ये जो है विभाग, तो ऐसा लगेगा कि कोई धनुष पर डोरी चढ़ा कर रखी है ऐसा। ये 2 क्षेत्र है। फिर हिमवंत और हिनिनवंत दोनों क्षेत्र, तो उन दोनों क्षेत्र की लंबाई इन दोनों क्षेत्र की लंबाई 38,674 योजन के ऊपर 15 कला और चौड़ाई 2,105 योजन के ऊपर 5 कला। और ये दोनों क्षेत्र जो है वो लंब चौरस आकृति वाले हैं। वैसे पूर्णतः लंब चौरस नहीं है, विषम लंब चौरस है, क्योंकि यदि ऐसी आकृति होती तो उसको लंब चौरस बोल सकते हैं, किंतु ये इस भाग ज्यादा है, इसलिए इसको विषम लंब चौरस कह सकते हैं। दोनों क्षेत्र की आकृति ऐसी होगी, दोनों क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई समान है, दोनों क्षेत्र को 8 खंड अरे 4 खंड का माप है, दोनों क्षेत्र 4 खंड के हैं। फिर हरिवर्ष और रम्यक, ये दोनों क्षेत्र की लंबाई 73,901 योजन के ऊपर 70 कला, उसकी चौड़ाई 8,421 योजन के ऊपर 1 कला, और इन दोनों की आकृति भी लंब चौरस होगी। और बीच वाला क्षेत्र महाविदेह, जिनकी लंबाई 1,00,000 योजन, क्योंकि जम्बूद्वीप जितनी लंबाई है बराबर बीच में महाविदेह है, तो यहां से यहां तक जाएंगे तो 1,00,000 योजन हो जाएगा, मतलब लंबाई 1,00,000 योजन। फिर महाविदेह की चौड़ाई, तो महाविदेह की चौड़ाई मतलब ये सब जगह पर एक जैसी चौड़ाई है, तो वो जो है वो 33,684 योजन के ऊपर 4 कला और 64 खंड का यह महाविदेह है। इसी तरह भरहाई सत्तवासा, अर्थात भरत आदि 7 क्षेत्र है, भरत
ऐरावत, हिमवंत, हिरण्यवंत, हरिवर्ष, रम्यक और महाविदेह। इनमें कर्म भूमि और अकर्म भूमि की बात करें तो इस 7 जगह की अपेक्षा से 7 विभाग ही हुए, 7 क्षेत्र, किंतु कर्म भूमि 3 है और कर्म भूमि 6 है। इसी तरह कुल हो जाएंगे 9 क्षेत्र। तो 9 क्षेत्र कैसे हो गए? तो 1 भरत, 2 हिमवंत, 3 हरिवर्ष, ऐरावत, हिरण्यवंत, रम्यक, महाविदेह 7। और महाविदेह में बीच में जो भाग है ये दोनों महाविदेह क्षेत्र में ही आए हुए हैं। ये 2 भाग को देवकुरु और उत्तर कुरु कहते हैं। तो महाविदेह के क्षेत्र में 3 भूमि का समावेश हो जाएगा, 1 कर्म भूमि और 2 अकर्म भूमि, इसलिए 9 विभाग हो जाएंगे। अब कौन सा? तो ये भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविदेह क्षेत्र, ये महाविदेह क्षेत्र इतना भाग, इनको छोड़कर बाकी का भाग, मतलब ये पूरा महाविदेह, ये कर्म भूमि है। महाविदेह, भरत और ऐरावत ये 3 कर्म भूमि है, जबकि हिमवंत, हिरण्यवंत, रम्यक, हरिवर्ष और देवकुरु, उत्तर कुरु ये 6 अकर्म भूमि है। इस तरह 7 क्षेत्र में 9 प्रकार के क्षेत्र हो जाएंगे, क्योंकि महाविदेह में 2 अकर्म भूमि समाविष्ट है। तो 7 क्षेत्र में 9 विभाग हो जाएंगे। अब यहां कहते हैं मध्य लोक के मध्य में जम्बूद्वीप नाम का द्वीप आया हुआ है, जो 1 लाख योजन लंबाई चौड़ाई वाला है। उसमें मनुष्य के रहने योग्य क्षेत्र यानी समथल भूमि, बीच में 6 पर्वत है, तो समथल भूमि रूपी क्षेत्र कितने हैं? 7 है। अब उस 7 क्षेत्र के विभाग करेंगे तो 9 विभाग हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि महाविदेह में 2 भाग ऐसे हैं कि जिसको अकर्म भूमि बोला जाता है और बाकी का भाग को कर्म भूमि बोला जाता है। तो उस प्रकार 9 विभाग हो जाएंगे। अब कर्म भूमि किसे कहेंगे? तो कर्म भूमि जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमियां हैं। वैसे असंख्य द्वीप समुद्र है और मनुष्य की वस्ती अर्थात मनुष्य का जन्म मरण सिर्फ अढ़ी द्वीप में ही हो सकता है, जिसमें जम्बूद्वीप आएगा, फिर लवण समुद्र आएगा, फिर धातकी खंड आएगा, फिर कालोदधी समुद्र आएगा और फिर अर्ध पुष्कर द्वीप आ जाएगा, मतलब आधा पुष्कर द्वीप। तो इस तरह 2.5 द्वीप जिसको बोलते हैं, जम्बूद्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर द्वीप, उस 2.5 द्वीप में, अढ़ी द्वीप में 15 कर्म भूमि है। किंतु यहां जम्बूद्वीप की विचारणा चल रही है। तो जम्बूद्वीप में कितनी? 7 क्षेत्र में 3 कर्म भूमि है और 6 अकर्म भूमि है। 3 कर्म भूमि कौन सी? तो सबसे पहले जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमियां हैं, महाविदेह क्षेत्र, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। महाविदेह क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु वाला भाग छोड़कर
महाविद्य क्षेत्र कर्मभूमि है, ऐसा समझना है। और कर्मभूमि किसे कहते हैं? जो जहां असी, मसी और कृषि, ये तीनों प्रकार के व्यापार, तीनों प्रकार के व्यवहार, तीनों प्रकार से जीवन चल रहा हो, मतलब जीवन चलाने में तीनों साधन का उपयोग आदि होता हो, उसे कर्मभूमि कहते हैं। जहाँ काम करना पड़ता है, अपना जीवन बिताने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जीव को कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसे कर्मभूमि कहते हैं। और वहाँ इन सब सारे जो मेहनत मजदूरी आदि के प्रकार जो है, उन सबको 3 विभाग में बांट दिया है, असी, मसी और कृषि का व्यवहार। असी मतलब शस्त्र का व्यवहार, यानी सभी प्रकार के हथियार का उपयोग जहां होता हो। मसी यानी लेखन, व्यापार, कला आदि सब कुछ। कृषि यानी खेती आदि। तो असी, मसी, कृषि ये जहां चलता हो उसे कर्मभूमि कहते हैं। और इसके सिवाय राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, स्वामी सेवक भाव, लग्न व्यवस्था, भोजन आदि बनाना, न्याय आदि की व्यवस्था आदि जहां प्रवृत्ति हो उसे कर्मभूमि कहते हैं। मतलब कि जिस जगह पर मैनेजमेंट होता है उसे कर्मभूमि कहा जाता है। कोई ना कोई जीव को वहां मैनेजमेंट करना पड़ता है, मतलब वहां राजा सब कुछ होते हैं, समाज होता है, संघ होता है, राज्य आदि की व्यवस्था है, लग्न आदि की व्यवस्था होती है, भोजन आदि बनाना पड़ता है, आदि सब व्यवस्थाएं जो है वो कर्मभूमि है। अकर्मभूमि जहां असी, मसी और कृषि का व्यवहार नहीं होता है, उनकी जरूरियात भी नहीं होती है, ऐसी भोग भूमि को अकर्म भूमि यानी इसको युगलिक भूमि भी कहा जाता है। अकर्म भूमि में राज्य व्यवस्था नहीं होती है और नहीं लग्न व्यवहार होता है, वहाँ नहीं कोई मेहनत होती है, नहीं कोई हथियार होता है, नहीं कोई खेती होती है, नहीं कोई पढ़ाई वगैरह होता है, कुछ नहीं होता है वहाँ। सिर्फ वहाँ आनंद प्रमोद, वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष द्वारा सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं उस जीवों की पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी भूमि को अकर्म भूमि, भोग भूमि या तो युगलिक भूमि कहते हैं, जहां संतान युगल के रूप में अर्थात साथ में ही भाई बहन के रूप में ही एक स्त्री और एक पुरुष ही जन्मते हैं और कुछ समय बीतने के बाद वही परस्पर पति पत्नी के रूप में भोग भोगते हैं। उनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती, कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, कभी उनकी अकाल मृत्यु वगैरह नहीं होता, लड़ाई झगड़े वहां नहीं होते, कलह कंकास वहां नहीं होता, वहां सारी प्रजा एकदम सुखी होती है, उनका शरीर भी सर्वांग सुंदर होता है। ऐसे क्षेत्र को युगलिक भूमि, भोग भूमि या तो अकर्म भूमि बोला जाता है, जिसमें हिमवंत क्षेत्र, हरिवट क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवट क्षेत्र, देवकुरु और उत्तर कुरु ऐसी 6 अकर्म भूमियां आती है। अब इन 6 अकर्म भूमि में सबसे ज्यादा सुख, वैसे सामान्य से 6 की 6 अकर्म भूमि में सुख होता है, किंतु सबसे ज्यादा सुख भरा वातावरण कौन सी भूमि में होता है? तो 2 प्रकार की भूमि में समान वातावरण होता है। जैसे 7 क्षेत्र में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र ये कर्म भूमि है। देवकुरु, उत्तर कुरु, हिरण्यवंत, हिमवंत, रम्यक, हरिवर्ष ये अकर्म भूमि है। कुल मिलाकर 7 क्षेत्रों के 9 विभाग हो जाते हैं। अब
देवकुरु और उत्तर कुरु में सदा पहले आरा जैसा, मतलब कि सुसम सुसम नाम का काल चलता है। फिर रम्यक और हरिवर्ष में दूसरे आरा की तरह यानी सुसम काल चलता है। हिरण्यवत हिमवत में तीसरे आरे की तरह यानी सुसम दुसम का काल चलता है। और हर क्षेत्र में वहां अलग अलग प्रकार की ऊंचाई, अलग प्रकार का आयुष्य और उनके शरीर आदि की व्यवस्था आदि बताई हुई है, जिनकी विचारणा बाद में आएगी। किंतु इस 7 क्षेत्र में 9 विभाग हो जाते हैं, जिसमें 3 कर्म भूमि और 6 अकर्म भूमि है। अब देवकुरु, उत्तर कुरु, रम्यक, हरिवर्ष, हिरण्यवत, हिमवत, ये सभी अकर्म भूमियां हैं। जबकि महाविदेह, ऐरावत और भरत क्षेत्र कर्म भूमि है, जिसमें ऐरावत और भरत क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें वातावरण जो है बार बार बदलता रहता है, यानी इस भूमि में भी अकर्म भूमि जैसा वातावरण भी आता है। क्योंकि इस अठीद्वीप में जो है वहां काल बदलता रहता है, तो इसमें 6 अवसर पीढ़ी के आरे और 6 उत्तर पीढ़ी के आरे, तो इसमें देवकुरु और उत्तर कुरु में सदा सुसम नाम का ही काल चलता है। हरिवर्ष और रम्यक में सदा, और देवकुरु और उत्तर कुरु में सदा सुसम सुसम नाम का काल होता है। रम्यक और हरिवर्ष में सदा सुसम नाम का काल है, और हिरण्यवंत और हिम्मत में सदा सुसम दुषम नाम का काल है। वैसे 6 आरे हैं, तो इनका मतलब ये हुआ कि महाविदेह क्षेत्र में हमेशा कौन से महाविदेह क्षेत्र, देवकुरु उत्तर कुरु की भूमि को छोड़कर चौथा आरा होता है। और ऐरावत और भरत में क्या होता है, 6 के 6 आरे आते हैं, मतलब उसमें देवकुरु और उत्तर कुरु जैसा वातावरण भी होता है। फिर धीरे धीरे रम्यक और हरिवर्ष क्षेत्र जैसा वातावरण हो जाता है। फिर धीरे धीरे हिमवंत और हिरण्यवंत जैसा वातावरण हो जाता है। फिर धीरे धीरे महाविदेह जैसा वातावरण हो जाता है, और फिर 5वां आरा और फिर 6ठा आरा आ जाता है। इसी तरह ये 7 क्षेत्र है। उस 7 क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और आकृति यहां बताई थी। उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसके खंड कितने हैं, और एक कैसी आकृति वाला है, और इन सब क्षेत्र के दोनों ओर क्या है। तो इस 7 क्षेत्र में भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात करें तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में 3 तरफ समुद्र है, जबकि बाकी के 5 क्षेत्र में 2 तरफ समुद्र है। इस तरह 7 क्षेत्र है। इन 7 क्षेत्र में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, जहां कौन से अकर्म भूमि में, अर्थात युगलिक भूमि में, मतलब के भोग भूमि में, अर्थात देवकुरु उत्तर कुरु में, हरिवर्ष और रम्यक में, हिरण्य और हिमवत क्षेत्र में, 6 अकर्म भूमि में हमेशा ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष रहते हैं। और भरत और ऐरावत में भी पहले, दूसरे और तीसरे आरे में ये कल्प वृक्ष थे। चौथे आरे में नहीं, 5वें आरे में नहीं है, 6ठे आरे में नहीं, वापस फिर चौथे आरे में शुरू हो जाएंगे कल्प वृक्ष। तो इस तरह तीसरा द्वार था क्षेत्र। अब ये 7 क्षेत्र जो बताए, उन 7 क्षेत्र की यदि बात करें तो इस 7 क्षेत्र की बात करते हुए बताते हैं कि 7 क्षेत्र जम्बूद्वीप में जो है, बीच वाला जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में पूरा जम्बूद्वीप जो है उसके विभाग
वो थाली जैसा गोल है, इसलिए उसके 13 विभाग जो है वो ऐसे है, और इसमें ही 7 क्षेत्र आए हुए हैं। जबकि फिर बाकी के द्वीप समुद्र तो कैसे चूड़ी आकार के हैं, ऐसे ये जो है यहां से लेकर यहां ये सब। तो धातकी खंड में सब डबल है, मतलब 2 ऐरावत, 2 भरत, 2 महाविदेह, 2 हिमवंत, 2 हिरण्यवंत, 2 हरिवर्ष, 2 रम्यक, 2 महाविदेह, यानी सब डबल डबल हो जाएगा। और 6 पर्वत जो है वो भी डबल डबल हो जाएंगे। मतलब जम्बूद्वीप के जो 13 विभाग हैं तो इनके 13 दूध 26 विभाग हो जाएंगे, और प्लस 2 पर्वत और हो गए ईशुकार नाम के पर्वत। सेम उसी तरह अर्धपुष्कर द्वीप में भी सब डबल डबल है, इसीलिए 5 भरत और 5 ऐरावत और 5 महाविदेह हो जाएंगे। जैसे ये बीच में ये थाली जैसा गोल आकृति वाला जम्बूद्वीप है, इसके 13 विभाग में 6 क्षेत्र है और 7 क्षेत्र है और 6 पर्वत है। फिर लवण समुद्र है चूड़ी आकार का, फिर चूड़ी आकार का धातकी खंड है। तो धातकी खंड में सब कुछ डबल डबल होने के कारण सब 2-2 है, मतलब कि 13 की जगह उसके 26 प्लस ईशुकार के 2 विभाग, यानी 28 विभाग है धातकी खंड के। कौन सा 28 विभाग? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ऐसे 28 विभाग हो जाएंगे। तो इसी तरह 2.5 द्वीप में 5 भरत हो जाएंगे। एक जम्बूद्वीप का ये भरत और ये दोनों धातकी खंड के, ये दोनों पुष्कर द्वीप के। इसी तरह 5 महाविदेह हो जाएंगे, ये 5 महाविदेह। इसी तरह ये 5 ऐरावत हो जाएंगे, 5 ऐरावत। ये 5 हिरण्यवंत, ये 5 रम्यक, ये 5 हरिवर्ष, ये 5 हिमवंत, ये 5 हरिवर्ष, और उसी तरह सब पर्वत भी 5-5 हो जाएंगे। ये 5 हिमवंत पर्वत अर्थात लघु हिमवंत पर्वत, ये 5 महाहिमवंत पर्वत, ये जो है वो लघु हिमवंत पर्वत है। फिर ये 5 निषेध पर्वत, 5, ये 5 नीलवंत पर्वत, 5 रुक्मी पर्वत। इसी तरह सब कुछ 5-5 हो जाएगा। जबकि ईशुकार पर्वत 4 ही रहेंगे, क्योंकि वो जम्बूद्वीप में ईशुकार पर्वत नहीं है, इसलिए। इस तरह कुल 7 क्षेत्र हैं। उस 7 क्षेत्र में जो जो वातावरण है उसको आरा बोलते हैं,
उन सब आरा का वर्णन, 6 आरे का वर्णन की विचारणा कल के पाठ में। मतलब पहले आरे में कैसा वातावरण होता है, तो 6 आरे का नाम क्या है? तो उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी 2 काल है। इसमें अभी अवसर पीढ़ी चल रही है। तो अवसर पीढ़ी में पहला आरा सुसम सुसम है, दूसरा आरे का नाम सुसम है, तीसरे आरे का नाम सुसम दुसम है, चौथे आरे का नाम दूसम सुसम है, पांचवें आरे का नाम दूसम है और छठे आरे का नाम दूसम दुसम है। अवसर पीढ़ी में सब कुछ कम होता है, शुभ भाव कम होते हैं, अशुभ भाव बढ़ते हैं। तो अभी 5वां आरा चल रहा है। उत्सर पीढ़ी में, तो उत्सर पीढ़ी में पहले आरे का नाम दूसम दुसम है, दूसरे आरे का नाम दूसम है, मतलब उल्टा क्रम है। तो अभी अवसर पीढ़ी का 5वां आरा चल रहा है। अब 6 के 6 आरे में कैसा वातावरण होता है आदि की विचारणा कल के पाठ में करेंगे। प्रणाम, नमो नमः। हाँ बोलिए प्रश्न। हाँ बोलिए। गुरुजी, हाँ, ये 8 नंबर के पेज में जो पेज बुक की नंबर 8 नंबर 8। की, हाँ पाठ के 8 नंबर की बुक पेज में हाँ हाँ, गुरुजी जो लंबाई दी हुई है, एक मिनट। हाँ बोलिए, पेज नंबर 8 पर जो लंबाई दी हुई है। हाँ गुरुजी, हाँ, हाँ तो लंबाई में गुरुजी वो हिमवंत क्षेत्र तथा हिरण्यवंत क्षेत्र की 3774 दी है, और आपने जो वो दिखा है ना ग्राफ, उसमें अलग है। फिर से। गुरुजी हिमवंत क्षेत्र और हिरण्यवंत क्षेत्र का जो आपने ग्राफ में दिखाया था ना सर्कल वाले, हम्म। उसमें अलग दिखाई है और इसमें अलग है। हिमवंत और हिरण्यवन क्षेत्र में। हिरण्यवन 3774 दिखा है, और आपने 38,000 बोला था कुछ। बराबर, हाँ हाँ। तो देखिए, ये जो है हिमवंत क्षेत्र और हिरण्यवन क्षेत्र, ठीक है ना। पहले जो है भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की ये दी है, फिर हिमवंत और शिखरी पर्वत की दी है, फिर हिमवंत क्षेत्र और हिरण्यवन क्षेत्र की दी है। तो यहाँ क्या फर्क है कि मुझे इसमें 3,000 ही दिए, 3,000, और आपके ग्राफ में 38,000 दिया हुआ है। 38,000 दिया है, ठीक है। हाँ हाँ तो देखिए, अब लंबाई की बात यहाँ है, ठीक है। हाँ तो सबसे छोटी लंबाई भरत और ऐरावत की होगी। उससे हाँ ज़्यादा जो है, ये भरत के भी 2 विभाग है। तो फिर भरत की यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई, मतलब ये जो है भरत और ऐरावत की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 14,471 हो 71 जाएगी, है। ठीक है। हाँ फिर उसके बाद में एक बाजू लघु हिमवंत और एक बाजू शिखरी आएगा, तो उनकी हाँ लंबाई इतनी होगी। फिर दूसरे नंबर पे क्षेत्र में आएगा हिमवंत और हिरण्यवन क्षेत्र, तो उनकी लंबाई इससे ज़्यादा यहाँ ही होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है ना गुरुजी। हाँ, क्योंकि क्षेत्र तो लंबा लंबा होता है ना, महाविद्य क्षेत्र तक। हाँ देखिए यहाँ भी इसमें दिया है, जैसे ये इनकी लंबाई से ज़्यादा इन 2 पर्वत की लंबाई समान होगी, तो हाँ हिमवंत और हिरण की इस पर्वत से भी ज़्यादा ही होनी चाहिए लंबाई। हाँ तो मतलब कि वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। और गुरुजी दोनों में से कौन सी याद करनी है, जो दक्षिण वाली भी याद करनी है और उत्तर वाली भी याद करनी है? हाँ, दोनों दोनों इसलिए याद करनी है क्योंकि वैसे देखो, कोई इसमें प्रश्न ये हो कि भरत की लंबाई और ऐरावत की लंबाई, तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई दी है वही 14,000 करनी है। हाँ भरत, या ऐसे प्रश्न है कि समझो कि भरत की लंबाई और ऐरावत क्षेत्र की लंबाई, तो ये हाँ 14,000 वाली ही होगी। किंतु फिर भरत के 7 विभाग हो जाते हैं, और 7 विभाग करते हुए भरत के 2 मुख्य विभाग हैं, दक्षिण भरत और उत्तर भरत। तो कोई हाँ दक्षिण भरत की लंबाई ज्यादा से ज्यादा, तो ये जवाब आ जाएगा फिर। तो वो स्पेसिफिक किया होगा तो ही ये जो लिखना है ना गुरुजी। हाँ, बाकी भरत की लंबाई और ऐरावत की लंबाई बोले तो यही आएगा 14,471, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र वहां इतना लंबा है। किंतु यदि बोले कि दक्षिण भरत की लंबाई, तो ये आएगी।
ओके गुरुजी। हाँ गुरुजी बोलिए। आप ये वाला दिखाइए ना, कौन सी रॉन्ग कौन सी है? ये हिमवंत क्षेत्र और हिरण्यवन क्षेत्र की वो लंबाई आप बोलिए ना, कौन सी है, ये लिखिए जो है मुझे। इसमें जो दिया है वो गलत है, हाँ क्योंकि हाँ। पर्वत से उनकी ज्यादा ही होगी, अर्थात ये है 7 क्षेत्र जो है। 38,674। हम्म तो उसमें हिमवंत क्षेत्र की और हिरण क्षेत्र की ये होगी लंबाई, इतनी होगी। हाँ एक बोलिए गुरुजी आगे पीपीटी प्रश्न। भेजिए ना गुरुजी। हाँ पीपीटी भेजिए ना, हाँ ठीक है। वो थोड़ा इजी गुरुजी, रहता है रिवाइज करने के लिए। हाँ ओके। हाँ बोलिए और आगे गुरुजी, प्रश्न। हाँ बोलिए। गुरुजी पूछना था कि हम्म आपने जो वो जो कर्म भूमि अकर्म भूमि कहा, तो हम्म आपने 5 भरत दिखा, तो सब में मिला के अकर्म भूमि बोलेंगे तो घाती खंड में तो 5 भरत के हिसाब से बोलना है। हाँ 15 कर्म भूमि तो कैसे होगी, तो जम्बू द्वीप की 3, क्योंकि 3 है ना, हाँ भरत ऐरावत और महाविद्या यानी 3 हुई। फिर दातकीकरण में हाँ। डबल हो जाएगी, यानी उसमें 6, और फिर पुरस्कार द्वीप में भी डबल 6, तो 3 6 6 कुल मिलाकर हो जाएगी 15 कर्म भूमि। मतलब कौन सी, तो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्या। अच्छा, ये बेशक। 2.5 द्वीप की मिलकर है, किंतु जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमि है, तो 3 ही है। 3 ही है। और गुरुजी घातकी खंड और अर्ध पुष्करावर द्वीप का बोले? घात की नहीं यार, धात की, धात की। धात की, हाँ, धात की और अर्ध पुष्करावर द्वीप का बोले तो उन दोनों, उनमें उनमें दो ज्यादा दो हो है, जाएगी ना? दो दो है, यानी 6 कर्म भूमि होगी उन दोनों में, 6 6। 6 से होगी ना? हम्म फिर 6 करूंगी। क्योंकि वैसे देखा जाए तो जम्बू द्वीप से धातकी खंड में दुगना है, पुष्कर द्वीप में चौगुना होना चाहिए, किंतु पुष्कर हाँ, द्वीप तो कितना लेना है, आधा ही लेना है ना, आधा लेना चाहिए। इसलिए वहां 2 ही होगी, वहां भी 1 2 2। तो इस तरह कुल हो जाएगी 5 5, सभी 5 5 हो जाएंगे। समझो 3 ओके। 9 नाम है, वो 5 5 हो जाएंगे। 9 नाम आए थे ना, हाँ हाँ। वो सभी 5 5 हो जाएंगे। जैसे पहले ये जम्बू द्वीप है, तो इन जम्बू द्वीप में सभी एक एक है। फिर उसके बाद में दूसरा धातकी खंड में सब 2 2 हो जाएंगे। फिर पुष्कर द्वीप में भी सब 2 2 हो गए। इस तरह सब कुछ 5 5 हो जाएगा। तो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य, इसको 15 कर्म भूमि बोलेंगे, मतलब 2.5 द्वीप की। फिर 5 हिमवंत, 5 हरिवर्ष, 5 रम्यक, 5 हिरण्यवन और 5 देवकुर और 5 उत्तर कुरु, 6 5 30, उस 30 को अकर्म भूमि बोलेंगे। वो खाली जम्बू द्वीप के हिसाब से पूछेंगे तो ही बोलना है 30 कर्म भूमि और 15 कर्म भूमि। नहीं, 15 कर्म 15 भूमि और कर्म 30 भूमि। अगर 2.5 द्वीप की है, जम्बू द्वीप हाँ, की तो ढाई सिर्फ द्वीप 3 की। ही होगी। ओके, 2.5 द्वीप की बोलेगी तो ओके। हाँ। ओके, हाँ प्रणाम बोलिए। गुरु। हाँ आगे प्रश्न। પ્રણામ સાહેબ. हाँ बोलो। આપ ઈશુકાર પર્વતની વાત કરી, હમ પણ એ તો જંબુદ્વીપમાં નથી આવતો. નહીં, જંબુદ્વીપમાં ઈશુકાર પર્વત નથી આવતો, એટલે ઈશુકાર પર્વત 4 4 જ થશે, અઢી દ્વીપની અંદર થશે તો 4 થશે. અઢી દ્વીપમાં આવે છે. ઓકે. પણ આપણી બુકમાં એનું વર્ણન નથી ક્યાંય. નહીં, એનું બુક એટલા માટે કે અહીં મુખ્ય વર્ણન છે જંબુદ્વીપને આશ્રયને, એટલે જંબુદ્વીપનું જ વર્ણન કરવાનું છે, જંબુદ્વીપનું વર્ણન કરે. પણ ભરતને આવી રીતે ઐરાવતની વાત કરીએ તો 3 કર્મભૂમિ થઈ, 3 જ થઈ કર્મભૂમિ, પરંતુ આપણે સામાન્યથી બધી જગ્યાએ 15 કર્મભૂમિ પ્રસિદ્ધ આવે. તો એટલે અહીં બતાવ્યું કે ભાઈ આ 15 કર્મભૂમિ અઢી દ્વીપની આપણે સમજવાની છે, એટલે કે મનુષ્ય ક્ષેત્રની સમજવાની છે. મનુષ્ય ક્ષેત્રની 15 કર્મભૂમિ સમજવાની. હા, મનુષ્ય ક્ષેત્ર એટલે મતલબ અઢી દ્વીપ. અઢી દ્વીપ. ઓકે, એટલે ઈશુકાર પર્વત છે એ અઢી દ્વીપની અંદર જ છે અને ત્યાં પણ એ કર્મભૂમિ જ છે. ઈશુકાર પર્વત છે. હા, ભૂમિ કેટલી આવે છે, ભૂમિ જે છે એ કોણ ગણાય, સમથલ ક્ષેત્રમાં જ ભૂમિની વિચારણા થશે. આ ઈશુકાર તો પર્વત ઓકે. આવશે, એટલે અચ્છા, એ તો પર્વત આવે. એ પર્વત તરીકે, જેમ શિખરી પર્વત છે એ આ પણ એક પર્વત છે, એટલે ઈશુકાર જે છે પર્વત રૂપે છે. ભૂમિ રૂપે તો શું છે, તો કે આની જેમ જ જે 7 જે છે ભૂમિ એની ડબલ એટલે 14 થઈ જશે અહીંયા, 14 પછી એમાં થઈ પણ 14,
બધું ડબલ છે, ફક્ત ફરક એ પડ્યો કે અહીંયા ઈશુકાર નામનો એક પર્વત, જેમ કે અહીંયા 6 પર્વત હતા જંબુદ્વીપમાં, અહીંયા 7 પર્વત, એટલે 14 પર્વત થઈ જશે એમ. ઓકે. ગુરુજી કર્મભૂમિ કેટલી આવશે ઘાતકી ખંડની? ધાતકી ખંડમાં કર્મભૂમિ કેટલી થશે તો જંબુદ્વીપથી ડબલ, મતલબ 6, 2 ભરત, 2 ઐરાવત ને 2 મહાવિદેહ, 6. તો સર ઘાતકી ખંડ એટલે ધજાનો ધ કે ઘરનો ઘ? ઘાતકી કે ધજાનો ધ, ધજા? ध्वजनो ध, ओके. धातकी, ध्वजनो ध, धातकी मतलब धावड़ी नाम के खंड. वृक्ष वहां बहुत है, इसलिए उसको धातकी कहते हैं. ओके. प्रणाम, नमो नमः, પ્રણામ ગુરુજી. प्रणाम. प्रणाम गुरुजी.